Today we are doing income tax MTP 4. Okay, let's start with the case study. Question number 1, which is okay. ये तो आपको पता ही है बेटा. Question number 1 says compute the amount of export turnover and total turnover for the purpose of computing deduction under section 10A for assessment year 26-27. और क्या लिख रखा है कि shifted out of the default tax regime. नहीं तो फिर यहाँ पे तो नहीं आता. ठीक है, 10A की दिक्कत आती है ना. ओके, हमें एक्सपोर्ट टर्नओवर निकालना, टोटल टर्नओवर निकालना है डिडक्शन के लिए. ठीक है जी. मिसेस संभव, जिनकी 48 इयर्स हैं एज, फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश्ड एससीजेड में इन मार्च 2018. कब लिया? 2018 में. ठीक है. इट बिगेन मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 2018. 18 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. अप्रैल 2018 में. टोटल सेल्स 85 लाख. एक्सपोर्ट सेल्स प्रोसीड्स रिसीव्ड इन इंडिया बाय 39 विच इज 45. डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है, प्रॉफिट दे रखे, एक्सपोर्ट सेल्स दे रखी है हमें, जिसके अंदर फ्रेट और इंश्योरेंस भी है फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया. ही रिसीव्ड रेंट ऑफ 30,000 पर मंथ फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट टू मिस्टर आकाश, a salaried individual. Okay. He earned interest on saving bank 15,000 का, interest on post saving account 7,000 का during the previous year 25-26 shifted out of the default tax regime. अब आपको बताना है कि उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर क्या होगा. देखो कैसे निकलेगा. हमारे पास क्या क्या दे रखा है. हमें टर्नओवर निकालना है. सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं. ठीक है, जो कि है टोटल सेल्स. तो ये हमारा एग्रीगेट टर्नओवर हो गया. और एक्सपोर्ट क्या हो गया ये. बट एक और चीज देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है कि एक्सपोर्ट सेल्स के अंदर हमारे फ्रेट और इंश्योरेंस इंक्लूडेड है 5 लाख के फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया. तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी टर्नओवर के अंदर अगर हम 10A की डिडक्शन के लिए निकाल रहे हैं, 10A की एग्जम्पशन के लिए निकाल रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इनकम टैक्स है बेटा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस नहीं इंक्लूड होगा. ठीक है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस आपके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा. तो यानी कि यहाँ पर 45 लाख माइनस 5 लाख हो जाएगा, यानी कि 40 लाख आ जाएगा एक्सपोर्ट का. और क्योंकि टोटल सेल्स के अंदर भी ये वाला ही इंक्लूड होगा, तो टोटल सेल्स में से भी हमें 5 लाख माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. क्या फ्रेट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं होता है? फ्रेट इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं होता, एक्सपोर्ट सेल्स में भी नहीं होगा. एक्सपोर्ट सेल्स में नहीं हो रहा, तो टोटल सेल्स में जो एक्सपोर्ट सेल्स इंक्लूडेड था, अगर इसमें से निकाला तो फिर इसमें से भी निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो यानी कि हमारा फर्स्ट का क्या हो गया. देखो, एक्सपोर्ट टर्नओवर हमारी कितनी थी. एक्सपोर्ट टर्नओवर हमारा था 45 लाख, उसमें से 5 लाख चला गया, यहाँ बचा 40 लाख. और जो हमारा टोटल टर्नओवर था वो कितना था, 85 लाख, उसमें से भी 5 लाख चला गया, तो कितना हो गया, 80 लाख. यानी 40 और 80 हो गया. बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल फॉर मिस्टर संभव अंडर सेक्शन 10A फॉर असेसमेंट ईयर 26-27. हमें बताना है कि डिडक्शन उसको कितने की अवेलेबल है 10AA में. चलो 10A में देखते हैं उसको. देखो कब हुई थी उसकी, 2018 में. 18 से अभी 26-27 में लेके जाओगे, कितना आ जाएगा. 8th ईयर है, यानी कि 50% मिलेगा डिडक्शन. 100% का मिलता है 1 to 5, 5 to 10 मिलता है 50%. चलो जी, यानी 50% मिलेगा. ठीक है. किस पे 50%? प्रॉफिट ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स पे. देखो कैसे निकलता है वो. हमारी हम क्या लिखते हैं, व्हाट डू वी राइट टोटल सेल्स, इसके ऊपर लिखते हैं हम एक्सपोर्ट सेल्स इनटू प्रॉफिट. तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट किसका, ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर. तो एक्सपोर्ट की सेल्स हमारी कितनी है, 40 लाख. 45 मत लिख देना, 85 मत लिख देना, 80 लाख. प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 20 लाख दे रखा है. ठीक है. और इंटू करेंगे 50%. क्यों? क्योंकि 8th ईयर है इसलिए. तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 5 लाख, यानी कि 5 लाख हमें डिडक्शन मिल जाएगी. ठीक है. ठीक है. तो अब एक्सपोर्ट सेल्स कितनी है हमारी यहाँ पे, देखो 5 लाख.
सॉरी 5 lakhs नहीं, 40 lakhs अपॉन 80 lakhs इंटू 20 lakhs और 50% मोर देन 5 years एस्टैब्लिश हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 lakhs विच इज बी। अब हमारे पास है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ दिस फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 जी। टोटल इनकम सबसे पहले पीजीबीपी की देख लेते हैं। इससे पीजीबीपी की कितनी आएगी, देखो 20 लाख रुपीज उसका प्रॉफिट हो रहा है, राइट। उसमें से एग्जाम्पशन उसको मिल गई 5 lakhs की अंडर 10 AA, तो उसका यानी कि 15 लाख का पीजीबीपी का हो रहा है। और क्या इनकम हो रही है उसकी, 30,000 उसको मिले हैं हाउस प्रॉपर्टी के, तो 30,000 मिले हैं इंटू 12 करोगे और इसका 30% भी माइनस करोगे 24B ए की एग्जाम्पशन, ठीक है। तो 360,000 माइनस कितना करोगे 30%, तो 12 इंटू 30,000 माइनस करना है उसमें आपको 30%, तो आपको 252,000 आएगा, ठीक है। और ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी आ गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। अब एक और चीज बोली उसने कि आपको सेविंग बैंक्स पे 15,000 और पोस्ट ऑफिस पे 7,000 मिल रहा है। सेविंग बैंक पे 15,000 और पोस्ट ऑफिस पे 7,000 मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस पे याद हो 3,500 की हमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और इन दोनों में याद हो टोटल मिला के 10,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते। 3,500 इसका हो गया, 10,000 दोनों का हो गया। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी, और कुछ दे नहीं रखा है देखो वापस से। क्या बोला मैंने, सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीबीपी की, ठीक है। 20 lakhs था हमारे पास प्रॉफिट, 5 lakhs हमारा 10 AA के में वो आ गया, तो ये हमारी हो गई 15 लाख इनकम। उसके बाद हमारी हाउस प्रॉपर्टी की बात होती है। हाउस प्रॉपर्टी में 30,000 इंटू 12 माइनस 30% 252,000। फिर IFOS हमारी पोस्टल इनकम और सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट था शायद, है ना। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, अच्छा इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 15,000 का, और इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट 7,000 का। दोनों में इंटरेस्ट यानी सेविंग बैंक है, एक पोस्ट ऑफिस है। सेविंग बैंक है 15,000 का और पोस्टल है 7,000, तो पोस्टल पे हमें 3,500 मिलता है, तो ये हमारा 3,500 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम टोटल करेंगे उसके बाद जो हमारी डिडक्शन आएगी 10,000 की, ठीक है। करो टोटल करो कितना आएगा, 15 लाख प्लस 252,000 प्लस 3,500 प्लस 15,000 177,0500 माइनस 10,000, है ना। तो आपका आ जाएगा, ये आपकी ग्रोस इनकम आई थी यहाँ पे, ठीक है। और आपकी नेट इनकम आ जाएगी 1,760,500, क्या आई 1,760,500 विच इज योर ऑप्शन नंबर, देखते हैं ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऐसे आपकी ये सॉल्व हो जाएगी। देखो फटाफट से रीजनिंग क्या थी इसकी, एक्सपोर्ट टर्नओवर की देखो, और टोटल टर्नओवर में हमने क्या किया, कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सर्विसेज रिसीव्ड इन बोट इन इंडिया 6 महीने के अंदर अंदर आ गए, तो डिड नॉट इंक्लूड फ्रेट टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। within 6 months but does not include freight telecommunication insurance to delivery outside India। सिमिलरली टोटल टर्नओवर में भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमने एक्सक्लूड कर दिया फ्रेट एंड इंश्योरेंस को, ठीक है। हमारा 5 lakhs सॉरी 40 और 80 अगर 5 lakhs कैसे आया था हमारा, देखो 8th ईयर बन रहा था, तो 50% प्रॉफिट लेंगे, 50% प्रॉफिट लेंगे, हमने वो जो फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला लगा के हमारा 5 लाख आया था, ठीक है। टोटल इनकम के लिए देखो प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट 20 लाख का था, 5 लाख की रिडक्शन हमने 15 लाख की ले ली, ग्रोस एनुअल वैल्यू 30 इंटू 12 और 30% का रिडक्शन। सेविंग बैंक में 15,000, पोस्ट ऑफिस में 7,000, 3,500 की एग्जम्पशन मिल गई हमें,
10-15 में। उसके बाद TDA के अकॉर्डिंग सेक्शन TDA इंटरेस्ट जो है सेविंग बैंक एंड पोस्ट कवर में मैक्सिमम 10,000 पाउंड अकॉर्डिंग 1760,500 हो गया। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। कॉमन मिस्टेक देखो फटाफट से। मिस्टेक नंबर 1, डिडक्टिंग फ्रेट एंड इंश्योरेंस एक्सपोर्ट बट फॉरगेटिंग डिडक्टिंग टोटल नंबर। मैं तो बोल रही टोटल टर्नओवर क्या एक्सपोर्ट टर्नओवर में भूल जाओगे तुम, लेकिन नहीं करना है। ठीक है, रिक्वायर्स पैरिटी बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फॉरगेटिंग सेक्शन 1015 एग्जेम्पशन 3500 ही है, 3500 नहीं भूलना है। 3500 की दे देंगे। TDA तो याद रहती, 1015 की एग्जेम्पशन याद रहती, पोस्ट ऑफिस में मिलता है 3500 एंड टैक्सिंग एंड आया 7000। नहीं करना है। Claiming section 80 TA deduction on post office without first deducting 1015 exemption. First exempt 1015 claim, then उसके बाद ये मिलेगा। ठीक है, चलिए हाँ ये भी याद रखो, वैसे तो याद रहे होगा ही। 1 to 5 100% and 6 to 10 50%। ठीक है। FIT exclusion incurred in foreign currency are excluded from both export turnover और total turnover भी। 10A sunset clause। sunset clause क्या है? Unit must be established before 30/3/2021। 10A यूनिट को एस्टैब्लिश होना पड़ेगा 2021 मार्च से पहले। उसके बाद है 10A quantum 100%, 50%, 50% up to 50% on final 5 years। उसके बाद है ATTDAA, उसके बारे में हमने बताई थी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम चीज़ रिपीटेड है। नाउ केस स्टडी 2। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, क्या बोल रखा है देखो। What is Mr. Anshul's resident status for assessment 26-27? ओके, रेजिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं क्या है। 54 years के हैं, इंडियन सिटीजन है, वर्किंग असिस्टेंट मैनेजर इन ABCL इंडियन लिमिटेड। ही इज getting basic salary of 58,000 per month. He used to travel frequently out of the India for his office work. Left India दिल्ली एयरपोर्ट से 5 अक्टूबर 2025 में। रिटर्न आए थे 2 अप्रैल को, यानी 5 अक्टूबर के बाद वो गायब ही हो गए थे, आए ही नहीं, मतलब 31 मार्च तक। ठीक है, प्रीवियस ईयर 25-26 में उनकी ये इनकम और वो सब दे रखी है, और वो शिफ्ट आउट हुए हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से, यानी ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और अब आपको सबसे पहले क्या बताना है, इनकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है ये कैसे पता चलेगा हमें, देखते हैं। देखो, वो आया है 5 अक्टूबर 2025 को, तो यानी कि अगर वो 5 अक्टूबर को गया था, दैट मीन्स वो मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है। 30 अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के 5 डेज। इसको जरा टोटल करना, क्या आएगा, क्या आएगा करो। 188 180 days more than 182, which means he is resident, ठीक है। चलो जी, देखो रेसिडेंट ऑप्शन कहाँ है हमारा। देखो, नॉन रेसिडेंट तो हट गया, अब वो ऑर्डिनरी है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा। और कुछ दे रखा है इसके अलावा हमें और कुछ डाटा दे रखा है कि 7 साल में इतना था, 4 साल में इतना था, ये है वो है, 10 साल में इतना कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो हम कैसे बताते तुम्हें कि रेसिडेंट है या नहीं है। तो फिर इसमें क्या ऑप्शन आता है, हमें पता ही नहीं है, जब बता ही नहीं सकते कि क्या है, तो हम लिखते हैं कि रेसिडेंट बट कांट डिटरमाइन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही जो हम बताएं कि वो क्या है। और बच्चे करते हैं कि नहीं ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, वो अपने आप को तो ऐसे लिखेंगे ही नहीं, और ये नहीं होगा, उन तीनों में से कोई होगा, या सी या डी में से कुछ होगा। नहीं बेटा, इसका ये है। ठीक है, जब हमें दे ही नहीं रखा तो हम कैसे बता दें, राइट। उसके बाद क्या है देखो, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर इज टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। आपको असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए बताना परक्यूसिट कितना है। ठीक है, लेट्स सी कि कौन सा इसका क्या है, परक्यूसिट है। ठीक है, अब परक्यूसिट कौन से, वो भी टैक्सेबल है। सबसे पहले हमें गिवन है, देखो क्या गिवन है हमें, डियरनेस अलाउंस 10% बेसिक सैलरी बोनस, फाइन। सैलरी दे रखी है 58,000 पर मंथ। मेडिकल अलाउंस, ये कोई परक्यूसिट होते हैं, नहीं, ये परक्यूसिट नहीं है, अलाउंस है। ओके, ही वाज आल्सो रिइंबर्स्ड मेडिकल बिल ऑफ हिज मदर अमाउंटेड टू 15,000। क्या ये परक्यूसिट से, यस है। ये अलाउंस नहीं है, ये है रिएम्बर्स वाला ना, ये परक्यूसिट होता है। अब उसने बोले कि 15,000 रुपये, अब 15,000 अगर उसका ओन हॉस्पिटल होता, या वो ABC लिमिटेड जो है, जो उसकी कंपनी है, वो अगर हॉस्पिटल में काम कर रहा होता तो ये मतलब अलाउड होता। बट
अभी ये क्या है, टैक्सेबल। ठीक है, टैक्सेबल है तो फिर यानी कि ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल परक्यूसिट हो जाएगा। कौन सा? ही वाज आल्सो रिम्बर्स मेडिकल बिल ऑफ हिज मदर अमाउंटिंग 15,000। उसके बाद ही वाज आल्सो रिम्बर्स सैलरी ऑफ हाउस सर्वेंट ऑफ 4,000 पर मंथ, दैट इज आल्सो, दिस इज आल्सो परक्यूसिट, टैक्सेबल वाला वो भी, क्योंकि सर्वेंट को दे रहा है फिर तो ऑब्वियसली टैक्सेबल होगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर अमाउंटेड टू 2400। देखो वैसे तो ऑप्टिंग आउट है, कहाँ है ऑप्शन, टू शिफ्ट आउट, तो वैसे तो ये हो जाएगा, लास्ट में डिडक्शन इसकी मिल जाएगी, लास्ट में डिडक्शन इसकी मिल जाएगी, लेकिन एक बार के लिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं, पहले ऊपर ऐड करके दिखाते हैं, कितना दिखाएंगे, वही परक्यूसिव टैक्सेबल परक्यूसिव है। उसके बाद 400 इक्विटी शेयर्स अलॉटेड बाय एबीसी लिमिटेड एट द रेट ऑफ 250 अगेंस्ट द फेयर मार्केट वैल्यू 350। देखो 250 में दिए, 350 की थी, यानी जो 100 का डिफरेंस है वो टैक्सेबल होगा, वो भी परक्यूसिव्स में हो गया। यानी कि हमारे पास क्या क्या आ गया परक्यूसिव्स में, एक तो देखो ये 15,000, ये 4,000 पर मंथ है, तो यानी कि 4,000 इंटू 12, 15,000, और क्या है प्रोफेशनल टैक्स 2400, और ये 100 रुपये इंटू 400 विच इज 40,000। ठीक है, और कुछ है नहीं, यानी 40,000 प्लस 15,000 प्लस 2,400, ठीक है, और 48,000 विच विल बी 105,400। टोटल करके देखो 105,400 आएगा, तो 105,400 आपका ऑप्शन आ जाए। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अंशुल। अब आपको पूरी पूरी सैलरीज बताने की हेड सैलरी में कितनी इनकम आएगी। सबसे पहले उसकी सैलरी ले लेते हैं, देखो बेसिक, फिर लेंगे हम उसकी डियरनेस अलाउंस, और बोनस भी था इसमें, तो 58,000 पर मंथ, 696,000। देन डियरनेस अलाउंस इज कितना परसेंट है, 10% ऑफ द बेसिक पे, which is 69600। ओके, देन बोनस, फिर आ जाएगा आपका टैक्सेबल परक्यूसिट्स, ठीक है, बोनस कितना है, बोनस है 98,000, और आपका टैक्सेबल परक्यूसिट्स है 105,400, राइट, इतना ही था ना। उसके बाद और क्या रह गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, हाँ मेडिकल अलाउंस 60,000 का, ये भी टैक्सेबल होगा। अब जो है आपको डिडक्शन मिलेगी चैप्टर 6A में, कितने की, 50,000 की, और आपको मिलेगा 2,400 प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन, जो कि पेड बाय था एम्प्लॉयर। ठीक है, तो आपकी जो 696,000 है, उसके अंदर हम 696,100 प्लस 98,000 प्लस 105,400 प्लस 60,000 माइनस 50,000 माइनस 2,400 कर देंगे, तो आपका क्या आंसर आएगा, 97,600, विच इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, एक बारी फटाफट से सोल्यूशन देखो। रेजिडेंशियल कैलकुलेशन इंडिया इतने 510 को चला गया था, 2-4 को आया वापस, तो फिर हम इसको टोटल किया 188 आ रहा है, तो रेसिडेंट तो है, लेकिन हमें दे ही नहीं रखा कि कैसे क्या है, हम से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। पर्पस इसका रहेगा, देखो रियम्बर्समेंट मदर्स मेडिकल बिल 15,000 का, रियम्बर्समेंट ऑफ द हाउस सर्वेंट, ठीक है, एम्प्लॉयर्स प्रोफेशनल टैक्स, ई सब स्वेट इक्विटी का, तो ला के 105,400। नाउ बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, बोनस, मेडिकल अलाउंस, एक्सेल पर्पसेस टोटल करेंगे,
टोटल हमारा 1029 आ रहा है, उसमें से हम 50,000 की डिडक्शन दे देंगे चैप्टर 16 में और प्रोफेशनल टैक्स दे देंगे 16 फ्री में, तो आपका आ जाएगा 976,600। ठीक है। मिस्टेक्स देखो, एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ डिपार्चर, फिफ्थ को एक्सक्लूड नहीं करना, इंक्लूड करना होता है। ओके, कंफ्यूजिंग मेडिकल अलाउंस विद मेडिकल रीएम्बर्समेंट। अलाउंस 100% टैक्सेबल होती है, रीएम्बर्समेंट ऑफ मदर्स बिल इज आल्सो टैक्सेबल अनलेस ट्रीटेड इन स्पेशल हॉस्पिटल। फॉरगेटिंग द फर्स्ट इंक्लूड प्रोफेशनल टैक्स पेड, पहले तो ऐड करना होता है फिर देन डिडक्शन करनी होती है। डबल इफेक्ट इज मैंडेटरी। ईसो वैल्यूएशन में टैक्सेबल परक्विजिट क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक्साइज रेट माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, ऑलवेज मल्टीपल बाय द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट, जितना किया गया है। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है, 50 और 75। अकॉर्डिंग टू दैट प्रोफेशनल टैक्स एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आपका क्या होता है, टैक्सेबल होता है। नाउ योर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट एमसीक्यू, व्हिच इज मिस्टर रोज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। ठीक है, रोज ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, इज एम्प्लॉयड इन the Indian Embassy in Australia. He is non-resident in India for assessment date 26/27. He received salary and allowance in Australia from Government of India for the year ended 31st March 2026 for the service rendered by him in Australia. In addition, he was allowed perquisite by the government. Which of the following statements are correct? मतलब आपसे क्या पूछा गया है, he was allowed perquisite by the government, इनमें से कौन सी मतलब जो भी दे रखा है नीचे करेक्ट ऑप्शन। Salary, allowance and perquisite received outside India not taxed in the hands of Mr. Rose since he is non-resident. ठीक है। और क्या दे रखा है, टैक्सेबल इंडिया बट अलाउंस एंड perquisites आर एग्जेम्प्ट, perquisites आर टैक्सेबल, और इसमें दे रखा था आर टैक्सेबल इन इंडिया सिंस दे आर डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया, ये दे रखा है। तो आपको बताना है, सबसे पहले तो बताओ मुझे ये बताओ आप कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। ऑब्वियसली गिवन है यार कि वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, ऑलरेडी गिवन है, तो नॉन रेसिडेंट है। ओके, तो एक हमने प्रोविजन पढ़ा था कि अगर कोई बंदा रेसिडेंट है, बाहर काम कर रहा है, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट पैसे दे रही है, बाहर है क्या वो काम कर रहा है, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रही है, तो वो डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया होता है। बट क्या बोलता है, रेसिडेंट होता है। तो ये क्या है, ये तो नॉन रेसिडेंट है, तो वहाँ पे तो प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा, नहीं अप्लाई करेगा। यहाँ पे ना ही अक्रूअराइज इन इंडिया हो रही है, ना ही डीम्ड टू अक्रूअराइज इन इंडिया हो रही है, यानी कि टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, सैलरी अलाउंस एंड परक्विजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रोज, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है। अलाउंस एंड परक्विजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बाय मिस्टर टैक्सेबल इन इंडिया सिंस दे आर डीम्ड टू एक्रूअराइज, डीम्ड टू एक्रूअराइज नहीं है। सैलरी रिसीव्ड बाय मिस्टर टैक्सेबल इंडिया बट अलाउंस एंड परक्विजिट आर एग्जेम्प्ट, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्ड इन इंडिया बट अलाउंस एंड परक्विजिट टैक्सेबल, ऐसा नहीं है। देखो पढ़ो क्या है, अंडर सेक्शन 913 of the income tax, income chargeable under salaries paid by the government of India to citizens of India for services rendered outside India is deemed to accredited. और क्लियर न्यूसेंस क्या है कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, यानी कि वो फॉरेन सिटीजन है, एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन इसलिए है। फॉरेन है यानी कि नॉन रेसिडेंट है, यानी कि सैलरी डज नॉट एक्रूअराइज इन इंडिया, नो इट इज डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया, इससे कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाएगा इंडिया में। ठीक है। कॉमन मिस्टेक देखो क्या आता है, 90% चूज सी थिंकिंग 10/7 अलाउंस परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं एम्बेसी स्टाफ के लिए, मानते हैं, सब मानेंगे अलाउंस परक्विजिट्स है एम्बेसी वालों के लिए, तो वो फ्री में देते हैं। लेकिन 10/7 और 9/1 अप्लाई किसके ऊपर है, इंडियन सिटीजन पे। देख तो लो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, सिटीजनशिप देखो इन द फॉलोइंग एम्बेसी क्वेश्चंस, एम्बेसी प्लस इंडियन सिटीजन apply salary taxable allowance exemption, embassy plus foreign citizens not taxable at all. ठीक है, no citizenship not deemed accrue arise in India. Question number 4 क्या है, which of the following returns can be revised under section 139(5)? A return of income filed under section 139(1), belated return, return of loss filed under section 139(3). ये तो theoretical है, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है कैन बी रिवाइज्ड, रिवाइज कौन सा हो सकता है। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल अंडर सेक्शन 139 नॉर्मल वाली 134 में जो होती है बिलेटेड रिटर्न जो होती है वो हम उसको बिलेटेड रिटर्न को हम क्या रिवाइज कर सकते हैं, लॉस वाली को हम क्या रिवाइज कर सकते हैं, और इनकम वाली को क्या हम रिवाइज कर सकते हैं। येस वी कैन डू ऑल द थ्री, 1 2 and 3। ठीक है, तीनों को कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर फर्निश्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 101, ओरिजिनल रिटर्न 103, लॉस रिटर्न और 4 रिलेटेड रिटर्न
डिस्कवरी होती है कि ओमिशन करा के गलत स्टेटमेंट है तो हम रिवाइज कर सकते हैं, बट बिफोर 3 months prior to the end of relevant assessment date, that is December 31st, or completion of the assessment date, whichever is earlier. Okay. Common student mistake believing that belated return 1, 3 and 4 cannot be revised. तो रिवाइज नहीं हो सकता, इस पर लो belated return भी हम रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर असेसमेंट ईयर, ठीक है। 1, 3, 4 कैन रिविजन डोर क्या है, 1, 3 और 4 रिवाइज हो सकती हैं, ऑल एंटर सेक्शन 5। नॉट डिस्क्रिप्टिव, आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ गया 15 मार्क्स वाला। ठीक है, एक मिस फरा है 40 इयर्स की है, एडवोकेट है, ठीक है। ओके, शी कीप्स हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन एक्रूअल बेसिस है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिस दे रखा है आपको, पर्टिकुलर देखा, प्रोफेशनल की आ गई है आपके पास। आपको क्या करना है, अदर इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी 4-5 ही गिवन है। टोटल इनकम टैक्स एवरीडेज द मोस्ट बेनिफिशियल टैक्सेबल स्कीम, यानी कि ओल्ड भी देखना है, न्यू भी देखना है। ओल्ड में MIT लगेगा तो वो भी देख लो। चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट लेते हैं, वो सब लेते हैं, करते हैं। PGBP के निकालने, PGBP के निकाल लो, जिसकी आसान लगे उसके निकाल लो। वैसे इसका एक वो होता है, क्या बोलते हैं, सीरीज होती है निकालने की, उसको फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर अच्छा हो जाता है। इसकी सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी निकलती है, फिर आपकी PGBP निकलती है, ठीक है, ऐसे करके निकलती है। फिर अदर सोर्सेज, अभी फिर सैलरी, फिर अदर इनकम, अदर सोर्सेज, ऐसे करके निकलता है लाइन वाइज। तो जो पहले दे रखा वो, और नहीं तो फिर अगर जो बंदा ये नहीं आ आपको या फिर नहीं हो पा रहा तो फिर जैसे करने करो, बस क्वेश्चन गलत मत करके आ जाना सीरीज की वजह से। पर अगर सीरीज सही होती है तो अच्छे रहता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमें स्टाफ सैलरी देखिए, रेंट देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इंसेंटिव्स, मीटिंग, परचेजेस, रिपेयर्स, ट्रैवलिंग, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी। ओके, अपील्स, कंसल्टेंसी फीस, वो डिविडेंड, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ऑनरेरियम और रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना है, 90,000, और हमने म्युनिसिपल टैक्स भी दिए 9,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू दे रखी है हमें, और कुछ तो नीचे दे नहीं रखा है, देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स, ट्रैवलिंग, फर्क अनपेड मेडिकल इंश्योरेंस, रिपेयर्स, पेड 10,000 एडवांस टैक्स उसने दे रखा है, एडवांस तो खैर मिल गया। GAV दे रखा है हमें, और म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखा है। तो क्या हम NAV निकाल सकते हैं, NAV निकल के तो उसमें 3% की 30% की डिडक्शन कर दोगे तो आपके पास आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी, क्योंकि इसमें कहीं पे भी वो भी नहीं दे रखा कि आपने जो है लोन वगैरह ले रखा है। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें वो दे रखा है, चलो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये रहा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 90,000, म्युनिसिपल टैक्सेस का लेस कर देंगे 9,000, नेट एनुअल वैल्यू की 81,000, जिसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 AV 30% डिडक्ट कर देंगे 24,300, तो आपकी नेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी 56,700। और ऐसे नहीं करना है, टेबल बना के करना है बाकायदा, जैसे इसको किया, ठीक है। ओके, नाउ यानी कि हमारा ये हो गया, ये हो, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं PGBP कर लेते हैं। PGBP में देखो, सबसे पहले नेट इनकम देखो, हमें नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2591,000, तो 2591,000 लिख देते हैं, 2591,000 हमने लिख दिया। ओके जी, उसके बाद हमें ऐड और लेस करनी होती है चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या ऐड करना है, एक्सपेंस डेटेड बट नॉट अलाउड, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास परचेज ऑफ अ कार ऑफिशियल ऑन 1/7/2025, हमने कार खरीदी है, अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ कार, ठीक है। क्या वो अलाउड होता है PNL में? नहीं होता, दैट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे अलाउड हो जाएगा इनकम टैक्स में? कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं अलाउड होता है। 3 लाख का क्या होएगा, एड बैक हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। तो हम 3 लाख रुपीज एड बैक कर देंगे। परचेज ऑफ कार ऑन 1/7/2025, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड सेक्शन 27, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं हम सेपरेटली। 3 लाख हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है जी। देन हम बात करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस की। जो हमने हाउस में दिया था उसकी हमें डिडक्शन मिल चुकी है। जब अगर डिडक्शन मिल गई है तो हमें इसमें क्यों मिलेगी, हम ऑलरेडी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ले चुके हैं। तो 9,000 को हम क्या कर देंगे, वापस से ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। तो हमने 9,000 को हमने वापस से ऐड बैक कर दिया।
ठीक है, ओके। देन हम बात करते हैं ऑनरेरियम की। किसकी? ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है कि आपको अगर कुछ भी उसमें मिला हो, मतलब ऑनर में मिला, आप कहीं पे चीफ गेस्ट की तरह गए, किसी विजिटर उसकी तरह गए, थोड़ा सा आपको वो इम्पोर्टेंस मिल रही है, चीफ गेस्ट ही मान लो, उसकी तरह गए हैं हम, तो वो अगर हमें मिल रही है तो उसको ऑनरेरियम कहते हैं। अब यहाँ पर या फिर आपने कुछ भी ऐसा काम किया, अब यहाँ पे देखो फॉर वैल्यूएशन ऑफ पेपर्स, आपने पेपर्स की वैल्यूएशन की, आपने कुछ हट के काम किया उधर, कुछ मतलब ऑनर लाया उधर के लिए, दैट इज अ 50,000 रुपीज मिले। तो ये क्या, अब ये हमारे यहाँ पे इनकम के थ्रू इनकम दिखा रहे हैं, क्या ये इनकम है? इनकम है तो सही, लेकिन पीजीबीपी में नहीं है, तो इसमें 50,000 जो है हम इसमें क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, इनकम ऑनरेरियम फॉर वैल्यूएशन पेपर टैक्सेबल फ्रॉम अंडर अदर सोर्सेज में हम दिखा देंगे ऑनरेरियम को। देखो ऑनरेरियम 50,000। ठीक है, अब देखो एक आपका लिखा हुआ है बेटा ट्रैवल एक्सपेंसेस। ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हैं आपके, है ना, ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए तो कुछ लिख रखा है, ट्रैवल एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकम ऑन फॉरेन प्रोफेशनल टूर 50,000 व्हिच वाज विद इन द आरबीआई नॉर्म्स। तो बेटा अगर आपके नीचे यहाँ पर कुछ लिखा है किसी ऊपर वाले टॉपिक के बारे में, ठीक है, और उधर चाहे आपको कुछ एडजस्टमेंट होनी हो या नहीं होनी, होनी हो तो हम करेंगे, नहीं भी होनी हो, ठीक है, नहीं भी होनी हो, और नीचे कोई पॉइंट दे रखा है बेटा, आप उसको ऊपर जरूर मेंशन करोगे, उसके आंसर के अंदर जरूर मेंशन करोगे, और फिर बेशक नोट लिख दोगे। जैसे यहाँ पर आप लिखोगे कि सिंस इट इज इंकर्ड इन कनेक्शन विद प्रोफेशनल वर्क, क्या ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इट इज अलाउेबल एज डिडक्शन। ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेशनल काम के लिए हुआ है, एज इट हैज ऑलरेडी बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो इससे हम कोई भी फर्दर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो अलाउड होता है, इसलिए हम उसको एड बैक नहीं करेंगे। तो हम उधर लिख देंगे, ठीक है, क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए कि since it is incurred in connection to professional work, same is allowed as deduction as it has already been debited to profit and loss account, no further adjustment is required. Okay, then अब हमारे यहाँ पर देखो, हमने बोला कि यहाँ पे परचेजेस जो वो तो नहीं होगी, तो हम उसको इसलिए इंक्लूड करेंगे, 3 लाख ऐड बैक कर दिया। लेकिन जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार है, ठीक है, यहाँ पे लिखी थी 35,000, राइट। तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए एक और पॉइंट लिख रखा है, द कार इज फॉर पीरियड फ्रॉम 1/10/2025 टू 39/2026। मतलब ये फ्यूचर के लिए उसने पहले ही दे दिया, एडवांस पेमेंट कर दी। क्या एडवांस पेमेंट अलाउड है? नहीं, नहीं है अलाउड। ठीक है, तो जो रिपेयर मेंटेनेंस है, कितने, देखो ये कितने मंथ है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने यहाँ पर और 6 महीने यहाँ पर, यानी कि हाफ इस साल का है और हाफ इस साल का है, तो यानी कि 35,000 का ओनली हाफ ही अलाउड होगा, इसने पूरा कर रखा है। ठीक है, 50% ऑफ द 35,000 विल ओनली बी अलाउड एज डिडक्शन, यानी 17,500 ही अलाउड होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा अलाउड होगा, वैसे डेप्रिसिएशन भी अलाउड है। ठीक है, तो 17,500 जो इसमें अलाउड है उसको हमें ऐड बैक करना पड़ेगा वापस से, है ना, हमें उसको ऐड बैक करना पड़ेगा खर्चे को। देखो तो प्री पेड कार रिपेयर्स टोटल 35,000 का था 12 महीने के लिए, तो जो 6 महीने इस साल के उसको हम अलाउ कर देंगे, बाकी 17,500 को वो जो एक्स्ट्रा दे रखे हैं, एडवांस में दे रखे हैं, उसको हम डिसअलाउ कर देंगे। तो याद रखो। ठीक है, नाउ और क्या दे रखा है? Administrative expenses include 50,000 paid to tax consultant in cash for assisting Ms. Farah in one of the professional assignment. जो administrative expenses ये 6,50,000 के, इसमें जो 50,000 है ना, ये टैक्स कंसल्टेंट को दिए थे उसने कैश में दिए थे, विच मीन्स 50,000 दे रखे, वो भी मतलब कि 10,000 से ऊपर है, 10,000 से ऊपर है, यानी कि अलाउड नहीं होंगे, ये आपको अलाउड नहीं होंगे, आपको ऐड बैक करने पड़ेंगे 50,000। ठीक है, कैश पेमेंट टू टैक्स कंसल्टेंट डिसअलाउड होंगे 48(3) में, एज द कैश पेमेंट जो है वो 10,000 से ज़्यादा की है, 50,000 भी हमें ऐड बैक करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ और क्या दे रखा है देखो, और
देखो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड जो होता है वो तो आईएफओएस का होता है 11 लाख रुपीस, तो 11 लाख हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, वो हम ऐड नहीं करेंगे, इसके अंदर ऐड हो रखे हैं, हम उसको लेस करके दिखा देंगे। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्स अंडर अदर सोर्सेज 11 लाख, और अदर सोर्सेज में 11 लाख हम ऐड कर देंगे। ठीक है, नाउ और क्या चीज़ है, और हम देखो इंटरेस्ट दे रखा है हमें गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे 25,000 का, तो ये हमें ये भी लेस करना पड़ेगा। क्यों लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1015। क्या होता है एग्जेम्प्ट, टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज टू बी कंसीडर्ड अंडर सेक्शन हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और वैसे भी ये क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, और वैसे आईएफओएस में जाएगा, तो 25,000 रुपये हमारे किस में चले गए, आईएफओएस में इंटरेस्ट, और वो भी हमने नेट किया है आईएफएस, तो ये आ गया, नहीं तो पहले ऐड बैक करोगे उसके बाद हम उसको दिखाएंगे कि एग्जेम्पशन मिली है हमें। ठीक है, पहले ऐड बैक करना है इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1015। ओके, उसके बाद हमें जो रेंट मिला था 90,000 का, उसको तो हमने ऐड बैक किया ही नहीं ना, रेंट रिसीव्ड 90,000 का, इसको भी तो ऐड बैक करेंगे, ये हमने ऑलरेडी दिखा दिया, 90,000 का ही है हमारे पास आ गया। ठीक है, और कुछ क्या बचा है हमारे पास, रेंट रिसीव्ड इतना, रेंट इतने इतना दिया, ये तो अलाउड ही होगा। साफ सैलरी, इंसेंटिव टू ऑफिस, मीटिंग, सेमिनार्स, म्युनिसिपल टैक्सेस, और क्या है, और देखो बेटा हमें कार दे रखी थी जब हमने खरीदी, तो उस पर डेप्रिसिएशन हमें खुद ही लगाना पड़ेगा, हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, सेल्फ खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कार पे कितना परसेंटेज लगता है, कार पे कितना परसेंट लगता है डेप्रिसिएशन, 15%। ठीक है, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 15% ऑन 3 लाख। ठीक है, और उसका हाफ होता है अगर हमने 180 डेज से कम जो उसको वो किया हो, खरीदा हो या यूज़ किया हो। तो देखो यहाँ पे हमने उसको पूरे साल के लिए ही था, कुछ लिखा नहीं है, ऐसे परचेज, हाँ देखो लिखा रखा है यार, 17 को लिख रखा है, यानी 180 डेज से ज़्यादा हुआ, 4, 5, 6, 3 महीने ही तो हुए हैं, तो यानी कि 180 डेज से ज़्यादा ही होगा, यानी पूरा हम अलाउ कर देंगे। ठीक है, 180 डेज से ज़्यादा है, यानी डेप्रिसिएशन 3 लाख का 15% विच इज़ 45,000, 45,000 हम लेस कर देंगे, तो हमारी पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी, हमारी आईएफओएस की भी आ गई, हमारी उसकी भी आ गई, क्या बोलते हैं आईएफएचपी की। तो हम ग्रोस टोटल इनकम निकाल सकते हैं, दिस प्लस दिस, हमारी आएगी 2864,200। अब एक और पॉइंट अब जो रह गया था यहाँ पर, देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, थर्ड मैंने छोड़ा था, थर्ड ये था मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हर पेमेंट सीनियर सिटीजन से नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन अमाउंटिंग 47,000, और उसने 8500 दिए कैश टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग हेल्थ चेकअप फॉर हरसेल्फ एंड हर स्पाउस। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझो, क्या कि अभी हम पहले ये देखो कि हम कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब हमने डिफॉल्ट आउट, मतलब डिफॉल्ट स्कीम में है, ऑप्टिंग आउट फॉर डिफॉल्ट स्कीम में है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले कैलकुलेट करें डिफ़ॉल्ट की। ठीक है, अगर डिफ़ॉल्ट के लिए कर रहे हैं तो उसमें हम ऐड सॉरी लेस नहीं करेंगे, अगर डिफ़ॉल्ट वाला नहीं है दूसरे वाला है तो हम उसके अंदर लेस कर देंगे। दूसरे वाला मतलब रेगुलर वाला है, रेगुलर वाले में हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, और नॉर्मल वाले में लेस करते हैं। अगर लेस करते हैं तो कितना आएगा, 47,000 पूरा, क्यों, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, यानी 50,000 से कम है, 50,000 है उससे कम है, तो 47,000 पूरा लाउ हो जाएगा, और 8500 है, 8500 प्रिवेंटिव हेल्थ कितने तक होता है, 5,000 तक होता है, तो 8500 पूरा अलाउ नहीं होगा, 5,000 तक अलाउ होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो पोस्ट फेडरल इनकम दे रखी है, डिडक्शंस में देखो नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 105 बीएसी, यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 47,000 और 5,000 तक की लिमिट होती है, तो वो हो जाएगा। चेकअप इन कैश, कैश में अलाउड होता है 5,000 तक। टोटल इनकम कंप्यूटेशन करेंगे, देखो 4 लाख डिफॉल्ट और 2.5 लाख रेगुलर वाले के होते हैं, 4 to 8 5%, 2.5 to 5 5%, 8 to 12 लाख। ठीक है, 8 to 12 लाख 10%, 5 to 10 लाख 20%, उसके अकॉर्डिंग करोगे। फिर 12 to 16 15 एंड 10 to 10 लाख के अबव 30% आते हैं, 16 to 20 20%, 20 to 24 लाख 25%, 24 से ऊपर 30%। तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे। बेस टैक्स पेबल आ गया, 4% लगाओ, इनमें देखो सरचार्ज तो नहीं लग रहा ना कहीं पे, देखो 28 है, 50 लाख से कम है, सरचार्ज नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर 4% लगाओ, राउंडिंग ऑफ करोगे
आपके पास ये आ रहा है। उसके बाद उसने एक और पॉइंट बोली थी जो एडवांस टैक्स उसने दिया, ठीक है, एडवांस टैक्स पेड कहाँ था, पढ़ा तो था। हाँ ये रहा, 1,00,000 रुपीज उसने एडवांस टैक्स दिए, ठीक है। तो 1,00,000 माइनस हो जाएगा, तो इसमें क्या आ रहा है आपका 582 410 और इसमें आ रहा है 356। तो ऑब्वियसली हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, डिफॉल्ट इजी न्यू वाला, ठीक है। और पुराने वाला हो नहीं रहा, तो फिर तो मिनिमम वाले की करने की जरूरत है ही नहीं। सिंस द टैक्स लायबिलिटी एंड डिफॉल्ट टैक्स regime under section 115 BAC is lower than the tax liability under regular provision, it would be beneficial for Farah to pay tax under default tax regime under section 115 BAC for 2627। मिस्टेक वन क्लेमिंग 8500 कैश पेमेंट पूरा लेना नहीं करना है। एटीडी में कैप्स प्रिवेंशन चेकअप कितना होता है, 5000 होता है। इवन तो कैश पेमेंट इज अलाउड फॉर चेकअप्स, तो कैश समझ के पूरा ही ना दो। और डिसअलाउइंग मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। एटीडी में पूरा मिल जाता है 50,000 क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। मिस्टेक थ्री फेलिंग टू एडजस्ट प्रीपेड कार्ड्स रिपेयर 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। भूल मत जाना, ध्यान से देख के करना। ऑलवेज शो बोथ डिफॉल्ट और रिजीम भी और रेगुलर स्कीम भी साइड बाय साइड नहीं करना, आपको अलग अलग करना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2A क्या कहता है कि Sagar, a chartered accountant, is presently working in an Indian firm in India. He's received an offer for the post of CFO from a company in New York. As per the offer letter, he should join the company at any time between 1st September and 31st October. इन दोनों के बीच में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। He approaches you and your advice on the following issues that mitigate his tax liability in India. Date by which he should leave India to join the company. उसको ये बताना है कि मैं किस दिन इंडिया को छोड़ूं, ठीक है, इंडिया को छोड़ के न्यूयॉर्क जाऊं ताकि मैं कंपनी को ज्वाइन कर सकूं। डायरेक्ट रेट ऑफ पार्ट of his salary to his bank account in the Delhi maintained jointly with his mother to meet requirement of his family, ठीक है। और उसका एक क्रेडिट है, मतलब सॉरी उसका एक बैंक अकाउंट है जो कह रहा है कि उसमें ना मेरी जॉइंटली है वो अकाउंट, जो जॉइंट अकाउंट है मेरी मम्मा के साथ, जो फैमिली की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। मतलब कि अगर उसमें पैसे आए तो मम्मी को भी चले जाएंगे, मम्मी भी उसमें से निकाल सकती है पैसे, ठीक है, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के लिए। अब यार वो सीए है, उसको खुद ही को पता होना चाहिए था, बट अब वो हमसे पूछ रहा है तो हमें बताना है कब जाना चाहिए उसको, उसका फायदा किस में हो रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। उसका फायदा कब होएगा, जब वो अगर क्या होए, वो होए नॉन रेसिडेंट। क्यों नॉन रेसिडेंट होए, अगर वो नॉन रेसिडेंट होता है तो उसकी जो इंडिया के अलावा जो डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया हो रही है, डीम टू एक्रूअराइज इंडिया, उसके अलावा कोई भी इनकम होती है तो वो उसका टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में। और अगर वो टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में तो उसी के लिए फायदा है ना वो, है ना, नहीं तो उसको सारी देनी पड़ेगी। अगर वो रेसिडेंट हो जाता है तो सारी इनकम देनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है कि वो क्या हो जाए, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट कब होते हैं, जब बंदा 182 डेज या उससे कम इंडिया में होता है, तब वो क्या हो जाता है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो यानी कि उसको हमें ऐसा बनाना है कि वो 182 डेज से कम रुके। और वो कब रुक सकता है, वो कम रुके यानी कि वो 28 सितंबर को लगा लो, 28 या उससे पहले, ठीक है। उसके पास क्या है 1 सितंबर, तो 1 सितंबर से लेके 28 सितंबर कभी भी निकल जाए, क्योंकि अगर वो 29 तक रुक गया, 29 तक रुकते ही उसको 182 डेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम अप्रैल से काउंट करेंगे, अप्रैल से 182 डेज कहाँ आ रहे हैं, 29 तो इसीलिए बोले कि 28 या उससे पहले निकल जाओ ताकि आप नॉन रेसिडेंट खिलाओ। नॉन रेसिडेंट खिलाओगे तो आपके जो इंडिया में इंडिया के अलावा जो एक्रूड इंडिया, डीम टू एक्रूड रेजिडेंट इंडिया है, उसके अलावा कोई और इनकम होगी तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, तो आपके लिए ही फायदा है चुपचाप से निकल जाना तब। अब वो बोल रहा है कि उसको एक और चीज पूछ रहा है वो, कि अगर उसका ज्वाइंट अकाउंट है, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट है, तो अब वो उससे क्या चाह रहा है हमसे, वो क्यों बताया उसने कि ज्वाइंट अकाउंट है, तो कि ज्वाइंट अकाउंट है, अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ बैंक अकाउंट में जो दिल्ली में है तो क्या वो टैक्सेबल होगा, तो यस होगा। तो इसलिए किसी और अकाउंट में दो, या फिर डायरेक्टली दिल्ली में ना दो, पहले किसी और ब्रांच में डाल के फिर दिल्ली में वो करो ताकि टैक्सेबल ना हो, ठीक है। देखो Sagar is an Indian resident leaving India for the purpose of employment outside India. As per explanation 1A to section 61, the relaxed basic condition applies. He will be resident only if अगर वो कहाँ रुके 25-26 में 182 डेज या उससे ज़्यादा। तो 60 डेज कंडीशन यहाँ पर नहीं होती है, 182 डेज वाली होती है जब अगर जा रहा हो किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर बिजनेस वगैरह के लिए जा रहा हो। टू लीगली बिकम नॉन रेसिडेंट, उसको जो है फॉरेन सैलरी ओन्ड इन न्यूयॉर्क इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया।
उसको नॉन रेसिडेंट बनना पड़ेगा, तो उसको इंडिया में वो नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम परमिसिबल डेज कितना 181 डेज। वो कितना बन रहा है 181? देखो अप्रैल 30 मार्च दिस अगस्त 153 डेज बन रहे हैं, और बैलेंस डेज हम जो है वो करेंगे तो 28 दिन बन रहे हैं। तो यानी कि उसको सागर मस्ट लीव 28 सितंबर या उससे पहले उसको लीव कर जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। फिर लीव्स ऑन 28 ही स्टे, his stay will be exactly 181 days, making him a non-resident. और डायरेक्ट क्रेडिट के लिए क्या था? अंडर सेक्शन 5 टू इनकम रिसीव्ड और डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, चाहे वो नॉन रेसिडेंट ही हो। तो इसलिए अगर सागर की फॉरेन एम्प्लॉयर डायरेक्टली क्रेडिट करते हैं पोर्शन ऑफ द सैलरी दिल्ली के अकाउंट में, तो वो जो है उसकी फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ इनकम और इन इंडिया बनेगी। तो इसलिए उसको वो क्या करनी पड़ेगी? टैक्सेबल होगी वो। तो उसको क्या एडवाइस कर सकते हैं हम कि स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसके एम्प्लॉयर को कि भाई क्रेडिट जो है वो एंटायर सैलरी पहले फॉरेन बैंक में दो इन न्यूयॉर्क फर्स्ट, फिर उसके बाद आप उसको कहीं पे भी रेमिट ट्रांसफर करते रहो। रेमिटेंस आफ्टर रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, then the salary earned by him in New York would not be subject to tax in India. ठीक है, assuming remittance of the money in India attracts tax, remittance is not equal to first receipt. First receipt outside India renders foreign salary tax free for the NR. ठीक है, और एग्जैक्ट डेट बताने होते, कट ऑफ डेट 28 आएगी या उससे पहले आएगी। 181 डेज का कट ऑफ होता है। नाउ टू बी TDS TCS का briefly discuss the provisions TDS TCS को पड़ेगा क्या करेगा। Mr. Deepak wishes to purchase a residential house costing 60 lakhs from Miss Priya. The house is situated at Chennai and its stamp duty value is 65 lakhs. He also wants उसने रेजिडेंशियल हाउस खरीदे 60 lakhs का फ्रॉम मिस प्रिया। ठीक है, द हाउस इज सिचुएटेड एट चेन्नई एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 65 lakhs की। He also wants to purchase agricultural land in rural area for 65 lakhs. Both the buyer as well as seller are resident in India. ओके, अब बताइए आप। पहले तो मैं क्या बोलते हो, सेक्शन कौन सा लगेगा वो सोचो। देखो यार, ये उसका है रेजिडेंशियल का, यानी आई लगेगा। अब आई में भी बहुत होते हैं, AIB कौन सा लगेगा, क्योंकि ये किसको दे रहे हैं? ये मिस प्रिया दे रही है, फ्रॉम मिस प्रिया मिस्टर दीपक खरीद रहे, रेजिडेंशियल हाउस है, तो ये IA में जाएगा। ठीक है, और इसकी जो कंसिडरेशन है वो कितनी है? 60 lakhs, यानी 50 लाख से ऊपर है। तो TDS कितना कटेगा हमारा? @1% कटेगा। किस पे कटेगा? 60 lakhs पे, 65 पे। उसको 65 लाख का वो भी खरीदना है। He also wants to purchase agricultural land in rural area for 65 lakh. Both the buyers as well as sellers are resident in India. रेजिडेंशियल हाउस का तो देखो 50 लाख से ऊपर है, तो 1% उस पर लग जाएगा। ठीक है, द हाउस इज सिचुएटेड चेन्नई, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 65 lakhs है और वो खरीद रहे 60 lakhs में। ऑब्वियसली किसका लेंगे हम? डिफरेंस भी 50,000 से ज्यादा है और वो उससे बड़ा है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? 65 lakhs पे लेना पड़ेगा। ठीक है, किस पे लेंगे हम? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे लेंगे। 65 lakhs का 1% लगेगा। सबसे पहली बात सेल्स कंसिडरेशन उसको मानेंगे। 65 लाख 1% कितना हो गया? जितना भी हो गया वो लग जाएगा 65,000 को। अब बात करते हैं रूरल लैंड की, 65 lakhs की, ये भी 65 lakhs की है, तो इसको क्या करेंगे? इसमें देखो यार, TDS provision under section 194IA are not attracted in respect of the transfer of rural agricultural land even if consideration exceeds 50 lakh। ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं लगता। ओके, रेजिडेंशियल हाउस अंडर सेक्शन 194IA any transfer purchase immovable property other than agriculture from residential transfer for consideration or stamp duty value whichever is equal to or more than 50 lakh must deduct tax at the rate 1% or higher of sales consideration or SDV। तो हाइयर कौन सा SDV है? तो SDV पे लग जाएगा 65 lakhs पे 65 lakh 8%, 65,000। अब रूरल एग्रीकल्चर एंड के सेक्शन IA एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड करता है उसको फ्रॉम द स्कोप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हेंस नो TDS इज डिडक्टेबल ऑन परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं ADC एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म इज हैविंग अ कार डीलरशिप शोरूम। ठीक है, इस ये पार्टनरशिप फर्म है, इसका कार डीलरशिप रूम है। इट हैज परचेज कार्स फॉर 2 crores फ्रॉम XYZ लिमिटेड कार मैन्युफैक्चरर। द कॉस्ट ऑफ ईच कार बीइंग मोर देन 12 लाख, 12 लाख से ज्यादा है। इट सेल्स द कार्स टू इंडिविजुअल बायर्स। ओके ओके वेट, देखो ये क्या कर रही है? कार बेच रही है इंडिविजुअल बायर्स को एट प्राइस यील्डिंग 10% मार्जिन ऑन कॉस्ट।
टर्नओवर कितना है 10 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस। इस पे पहले तो होता है टीडीएस लगेगा, टीसीएस लगेगा, और फिर कौन सा लगेगा सेक्शन। ठीक है, इस पे सबसे पहले मैं बताऊं, एक कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, कार डीलरशिप कर रही है, उसका शोरूम है। ठीक है, उसने पहले तो खरीदे हैं, इट हैज परचेज कार्स 2 करोड़ की XYZ लिमिटेड कार मैन्युफैक्चरर से, और जो कॉस्ट है ईच कार की वो 12 लाख से भी ज़्यादा है। फिर उसने जो बेची है इंडिविजुअल बायर्स को प्राइस यील्डिंग 10% ऑफ द मार्जिन, जो भी जितना भी उसने खरीदा उस पर 10% मार्जिन पे, कॉस्ट की मार्जिन पे उसने ले लिया। ठीक है, अब टर्नओवर जो है वो उसका 10 करोड़ से कम है, वो लेस देन 10 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस 24-25। अब बताओ प्रोविजन क्या है पहले तो। कोई भी पर्सन बीइंग अ सेलर, ठीक है, एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर हु रिसीव्स एनी अमाउंट, अगर वो सेलर है, बेच रहा है वो सामान, और उसको कोई भी कितना मिलता है, रिसीव्स एनी अमाउंट एज कंसीडरेशन फॉर सेल्स ऑफ अ मोटर व्हीकल ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख, अगर उसको 10 लाख से ज़्यादा की सेल्स कंसीडरेशन मिल रही है, इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, उससे उसको क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, कितना 8% of the sales consideration from the buyer. लेकिन TCS provisions will however not apply on sale of motor vehicles by manufacturers to dealers, लेकिन अगर manufacturers dealers को दे रहे हैं तब कोई भी TDS TCS नहीं लगेगा। तो इसलिए जो XYZ ने बेचा किसको, ABC को, तब नहीं लगेगा। लेकिन जब ABC किसको बेच रहा है, किसी एक इंडिविजुअल को बेच रहा है, किसी कंज्यूमर को बेच रहा है, तो लगेगा। Hence, XYZ Limited manufacturer sell and need not to collect tax at source on the sales of car of the dealer ABC Limited, चाहे 10 लाख से ज्यादा की सेल्स कंसिडरेशन। लेकिन DCS प्रोविजन किस पे लगा, इंडिविजुअल बायर्स पे, वो भी 10 लाख से ज्यादा है। ऑब्वियसली अगर वो 10 लाख से ज्यादा तो वो 10% मार्जिन पे बेच रहे हो तो होगी, तो उस पर 1% लग जाएगा। तो देखो मैन्युफैक्चर सेक्शन कितना रहेगा, और हाँ सेक्शन कौन सा, 206C(1)(f) requires collection of tax कितना, TCS at the rate 1% of the sale of motor vehicle exceeding 10 लाख। However, as per the CBDT circular आया था उसके अकॉर्डिंग does not apply to the B2B transactions, dealers, distributors for resale. Also 194Q और 261H के अकॉर्डिंग are inactive, टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से कम है, तभी वो दी थी 10 करोड़, इसलिए यहाँ पे Q नहीं लगा, 194Q और 261H नहीं लगा। ठीक है, 1F लगा है, 10 करोड़ से कम है, इसलिए नो TCS TDS और मैन्युफैक्चर डीलर्स, लेकिन रिटेल बायर्स को दे रहे हैं, तो फिर क्या लगेगा, 1F क्या लगेगा, मतलब 1% लग जाएगा। तो रिटेल एंड कंज्यूमर्स वेयर मोटर व्हीकल्स वैल्यू एक्सीड 10 लाख, ईच कार 12 लाख से ज़्यादा की है, ABC मस्ट कलेक्ट TCS 1% ऑन द सेल्स प्राइस ऑफ ईच द कार सोल्ड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। दैट्स इट।